This is another very, very important 2025 करियर स्पेसिफिक पॉडकास्ट। तो मुझे 10 अलग टाइप की एप्स बनानी है। मैंने जिंदगी में कभी कोडिंग नहीं करी है। क्या 1-2 साल बाद मैं खुद की एप्स बना पाऊंगा? अभी बना सकते हो if you are a creative person. If you make even 30% of the effort, the remaining 70% of the effort will be made by the AI itself. आप ये एपिसोड से सीख पाओगे कि AI एजेंट्स को खुद के बिजनेस में अपस्किल कैसे कर सकते हो। For me, AI is only as useful as the outputs, right? As what I can use it for. I don't actually care about which tool I'm using as long as the task is done. स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन से स्टेज ऑफ द कंपनी पे मैं उसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, वो मेरे गोल से कैसे अलाइन है। तो अभी एक रिसेंटली स्टडी हुआ था जहाँ पे 59% ऑफ कॉर्पोरेट्स दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया दे सेड दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन AI एंड हमें अडॉप्ट करना है। और जो कोडिंग की स्किल होती थी वो भी बहुत ज्यादा बदल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग इवन दो हार्ड स्किल है, बट अब 12-13 साल के बच्चे अपने थॉट्स को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं टूल्स में। डू यू थिंक दैट रियलिटी इज घर बैठे बैठे एक 10 साल का बच्चा भी जबरदस्त गेम डिजाइन कर पाएगा? पॉसिबल। कितना टाइम लगेगा टू लर्न दिस आर्किटेक्चरल स्किल? अगर बहुत दिल से करें, इट्स नॉट दैट मच एट ऑल। वाओ। जो लोग अपने 20s में, व्हाट्स योर एडवाइस? माय मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस वुड बी स्किल सीख लो, तरक्की तो मिल जाएगी। आई जस्ट होप दिस पॉडकास्ट रीचेस एज मेनी पीपल। AI एजेंट्स शब्द है, ये आने वाले 2 सालों में आप लगातार सुनते रहोगे खुद के वर्कप्लेस में, और आप ये भी सुनोगे कि आपके आसपास के कोवर्कर्स के जॉब चले गए AI एजेंट्स की वजह से। अब AI एजेंट्स होते क्या हैं, किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में अप्लाई होंगे, ये आप सीखोगे आज के पॉडकास्ट के थ्रू। पिछली बार डॉक्टर नंदिनी सेठ ने हमें AI के बेसिक स्किल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एपिसोड्स ऑफ द ईयर, क्योंकि इंडिया की टॉप डेटा साइंटिस्ट और AI एक्सपर्ट है डॉक्टर नंदिनी सेठ। इन्होंने IIM बैंगलोर से PhD करी है। इतने सारे AI एक्सपर्ट्स भारतीय यूट्यूब के थ्रू आपको AI के बारे में सिखा रहे हैं, पर डॉक्टर नंदिनी ने प्रोफेशनली बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को AI की गाइडेंस दी है। दैट्स वाई शी इज द आइडियल गेस्ट फॉर दिस टॉपिक। अपनी कटिंग एज रिसर्च और यूनिक टीचिंग स्टाइल के लिए खुद फेमस हुई है, जिसके थ्रू इंडिया के फ्यूचर टेक लीडर्स को ये ट्रेन कर रही है। शी इज़ अ फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर एट द मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेटा साइंस और AI के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाती हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस में है, तो ये एपिसोड आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नंदिनी का बिलीफ ये है कि रियल टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। इसी वजह से एक डिजर्विंग स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप दे रही है डॉक्टर नंदिनी मास्टर्स यूनियन के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डेटा साइंस और AI के प्रोग्राम में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। दोस्तों, इस पूरे पॉडकास्ट को नोटबुक और पेन के साथ देखिए। दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 करियर स्पेसिफिक पॉडकास्ट। नंदिनी सेठ, वेलकम बैक टू TRS। थैंक यू। एट दिस पॉइंट आई एम श्योर कि लोगों ने जाना है कि व्हाट इज अवेलेबल आउट देयर, पर अब रियल वर्ल्ड सिनारियो के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। AI जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत की पार्ट बन चुका है। ये समझाइए कैसे? एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रही है विद रिस्पेक्ट टू AI? You can give whatever examples you deem fit for adding to this narrative. Okay. So, सबसे पहले जो आपने बोला कि AI जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन पा रहा है, राइट? इसमें हमारे लार्जली 3 की प्लेयर्स हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया, व्हेन इट कम्स टू AI। अब अमेरिका से स्टार्ट हुआ इतना सारा AI विच वॉज कम्प्लीटली प्राइवेटली लेड, पर उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इसे देख रहे थे। रेगुलेटरी नॉर्म्स हमने डिस्कस किया फर्स्ट गो में कि वहाँ पे कम हैं, तो ये हम बैरियर्स नहीं सेट कर पाते हैं। और वहाँ पर
अभी भी AI ड्रिवन रिसर्च बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? वो लीडर है, उसमें हम कुछ डिनाई नहीं कर सकते। जेनरेशन में फाउंडेशनल मॉडल्स जितने अमेरिका से निकले हैं उतने कहीं से नहीं निकले हैं। फिर कट टू दैट चाइना आया, विच बिलीव्स दैट दे वांट टू बी लीडर्स बाय 2030, राइट? वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे बहुत सारा मैन पावर जो है वो ऐसा ट्रेन हो जाए कि वो AI को यूज़ कर सकें, वो AI कैपेबिलिटीज़ कर सकें। 2300 यूनिवर्सिटीज़ AI की एजुकेशन देने के लिए चाइना पिछले कुछ सालों में लॉन्च कर चुका है। अगर आप देखेंगे टॉप 25 उससे टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड जो AI में एजुकेशन देते हैं, आपको लार्जली अमेरिकन और चाइनीज़ इंस्टीट्यूट्स ही मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ पे कोई इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है। जब आप AI एडुकेशन शब्द यूज कर रहे हो, the output of that is prompt engineers, AI architects, AI experts, ML engineers, data scientists, largely ये category of लोग, okay, right? these are all the new jobs. They are all the new jobs. Some which are slightly older, data scientists और ML engineers exist करते थे, but हाँ अब वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं than what they were doing पहले। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते। चाइना के अपने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स रहते ही हैं कि वहाँ पर डेटा बहुत सेंट्रली कंट्रोल्ड है, इसलिए प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं। बट वहाँ का टैलेंट अगर आप देखेंगे कि इवन इन अमेरिका कौन सा टैलेंट है जो कि AI काम कर रहा है, AI जॉब्स कर रहा है, दैट्स लार्जली चाइनीज़ सो फार। अब आते हैं इंडिया पे, ठीक है? इंडिया में इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हमने देखा है कि हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो स्मार्टर ग्रुप, द क्रीम्स, दे एंड अप गोइंग टू द वेस्ट ताकि वो वहाँ पर ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, मोर रिस्पेक्टफुल जॉब्स ले सकें जहाँ पर उन्हें लगता है कि कोर इंजीनियरिंग होती है। इंडिया चाहता है कि हम वो कैपेबिलिटी बिल्ड करें। इंडिया चाहता है कि हम AI एजुकेशन में एंटर करें, लेकिन इंडिया का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने अपना फाउंडेशनल मॉडल नहीं निकाला है, जिसके कुछ रीजंस है कि इंडिया क्यों नहीं निकाल पाया है या क्यों नहीं निकाला है। बट आई थिंक लार्जली इंडिया का AI विजन इज़ दैट विजन जिसमें हम अपने लोगों के लिए AI बनाना चाहते हैं, हम अपने लोगों के वेलफेयर के लिए AI बनाना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि AI चाहे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट वो हमारी लार्जर पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है। तो आई थिंक किसान GPT जैसे आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो, और ये भी बताइए कि किसान GPT क्या है? तो किसान GPT अभी डेवलप हो रहा है, अभी तक हमारे पास फुल फ्लेज्ड नहीं है, बट इट इज़ अ जनरलाइज टूल जैसे कि चैट GPT है, जिससे कि किसान कॉन्वर्जेशन कर सकता है। अब कॉन्वर्जेशन क्या करेगा किसान? वो ये पूछ सकता है कि मेरी सॉइल, या मैं इस स्टेट में हूँ, मैं इस लोकेशन में हूँ, मेरा ये पिन कोड है, इसके हिसाब से मुझे किस तरह का क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए, मुझे किस टाइम पर उस क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, वेदर कंडीशन कैसे होंगे, मेरे को ट्रैक्टर चाहिए, मेरे पास नहीं है, मेरे आसपास किसके पास है, मेरे को जानना है कि बारिश होगी या नहीं होगी क्योंकि उससे मेरा नुकसान नफ़ा डिसाइड होगा, तो मुझे वो जानना है, वो बता सकता है। ऑल्सो ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ अभी किसान GPT तो फिर भी अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, लेकिन हम और बहुत सारी AI कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी ला चुके हैं PM किसान स्कीम में, जिसके अंदर हम ये भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना आउटपुट निकल पा रहा है। मिनिमम गारंटी जो देते हैं हम प्राइसिंग पे, जो हमारी गवर्नमेंट देती है, वो अब इससे भी डिटरमिन हो पा रही है कि अरे आउटपुट तो इस स्टेट से इतना निकला था, उस स्टेट में गया, बाकी कुछ लोकली कंज्यूम हो गया, कितना बचता है, राइट? वो जो बच रहा है क्या वो ख़राब तो नहीं हो रहा, वो राइट जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें, या फिर हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्पर्जन जो होता है, हमारा पब्लिक फंड्स जो हैं हमारे, जब हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट्स से किसान स्कीम में या किसी भी और स्कीम्स में, वहाँ पर हम AI को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता था कि कोई लोग जो डिसीज्ड थे या लोग डुप्लिकेट आधार बनवा कर उसके थ्रू अपना सब्सिडी ले लेते थे, उसके थ्रू अपने इंसेंटिव्स ले लेते थे, और जिनको चाहिए होता था उनको नहीं मिल पाता था। तो अभी बहुत ज़्यादा AI इसमें भी यूज़ होने लग गया है कि वो फिगर आउट करता है कि कहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, कहाँ पर किसी ने गलत किया है। हो सकता है एक ही आधार की 2 सिटी में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कैसे हो पा रही है। हो सकता है एक एड्रेस पर 6 लोग सेम सब्सिडी ले रहे हैं, वो कैसे ले पा रहे हैं। ये सारी ट्रैकिंग भी अब हम आधार के थ्रू कर पा रहे हैं। तो इंडिया लार्जली बिल्ड कर रहा है उसके तरफ।
अभी हम लोग ज़्यादा सोशल वेलफेयर के टुवर्ड्स बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन में भी बिल्ड करना चाह रहे हैं. इंडिया में कोई भी फाउंडेशन बनाने में पैसे नहीं खर्चना चाहता. $100 मिलियन लगे थे जब ChatGPT को फर्स्ट टाइम बनाया गया था. तो उतना पैसा इंडिया में कोई नहीं लगाना चाहता इस चीज़ में. ठीक है. सेकंड चीज़, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना हमारे पास डेटा इंग्लिश नहीं होता और सेंट्रलाइज नहीं होता. हमारा बहुत डेटा लोकल लैंग्वेजेस में होता है और नॉन डिजिटल डेटा होता है. तो उस पर ट्रेन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है मॉडल को कि वो सीख के कुछ आगे से यूज़फुल बात कर सके. और तीसरी चीज़, हमारे पास अपने GPUs इतना स्पेस नहीं है, बहुत फ्रैगमेंटेड है, बहुत ऐसे हब्स नहीं है. अगर आप अमेरिका और चाइना में देखेंगे उनके पास अपने हब्स हैं जिसमें वो स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. इंडिया के पास नहीं है. तो इंडिया फाउंडेशनल मॉडल्स ना बनाने की कोशिश बहुत कम कर रहा है और इन्वेस्टर फंडिंग भी उसमें नहीं है, लेकिन यूज़ केसेस में बहुत है. एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर इंसान का खुद का एक सपना होता है और हर इंसान खुद के परिवार के लिए पैसे कमाना चाहता है. अभी वो पैसे कैसे कमाएगा या कमाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन देयर ओन स्किल सेट्स, लेवल ऑफ एम्बिशन, लेवल ऑफ एफर्ट, लाइफ स्टोरी वगैरह. स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट पूरी तरह से चेंज हो चुका है AI के एलिमेंट की वजह से? एक सवाल तो ये है. दूसरा सवाल है कि लेट्स कैटेगराइज इंडियंस इनटू डिफरेंट करियर पॉसिबिलिटीज. बहुत सारे इंडियंस को एंटरप्रेन्योरशिप करना, बहुत सारे इंडियंस को कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, और लाइक क्रिएटिव जॉब्स बट नॉट एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉन कॉर्पोरेट. सो ओके, हम एंटरप्रेन्योरशिप से शुरुआत करते हैं. ठीक है. और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहला हिस्सा है एंटरप्रेन्योर्स हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. मान लो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, मान लो वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, मान लो वो मीडिया सेक्टर में. एंड द सेकंड कैटेगरी इज जिन्हें एक्चुअली AI रिलेटेड बिजनेसेस स्टार्ट करने एंड और जिन्हें कोई तो बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें AI का एलिमेंट ठीक है लाने का सोच रहे हैं. ठीक है. तो लेट्स ब्रेक डाउन दिस एंटरप्रेन्योरशिप गेम फर्स्ट. ठीक है. तो जो आपने फर्स्ट कैटेगरी के लोग बोले, विच इज़ लोग जिनके बिजनेसेस इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें मैं मान रही हूँ कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स सेट है कि भैया मुझे ये ऑप्टिमाइज करना है, मेरे को या तो ज़्यादा पैसा लेकर आना है, मुझे ज़्यादा सोशल वेलफेयर करना है, मेरे को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करना है, कुछ भी उनके गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे गोल्स सेट है, उनकी स्ट्रैटेजी है. अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि AI आ गया है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी AI को अडॉप्ट कर रहे होंगे. ठीक है. तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारी इंडस्ट्री में अभी कौन सी चीज़ें AI में ऑलरेडी हो रही हैं, चाहे वो हमारी कंट्री में नहीं हो रही हैं, कहीं और हो रही हैं, बट कौन सी चीज़ें हो रही हैं और क्या मैं वो एक टीम इनबिल्ट कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. अगर मैं फेयरली एडवांस हूँ तो मैं शायद इनबिल्ट कर सकता हूँ, मैं अपने लिए एक 4 लोगों की 10 लोगों की टीम बना सकता हूँ जो कि इस पे काम करेगी, जो कि AI और डेटा पे काम करेगी. बट अगर मैं नहीं भी हूँ इतना एडवांस, तो क्या मैं किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकता हूँ एट दिस स्टेज जो मुझे गाइड करेगा ऑन AI अडॉप्शन, कि मेरे कौन से स्टेज ऑफ द कंपनी पे या कौन से वर्टिकल ऑफ द कंपनी में मुझे अभी इमिजिएटली AI की रिक्वायरमेंट है, मैं उसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, वो मेरे गोल से कैसे अलाइन है. दैट इज़ माई फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल. माई सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. टू देम आई से go wild. Think about the wildest application that you can think about. I will not say still think about foundational model building, because as a new entrepreneur you want to perhaps dip your feet into something जिसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है. बट अगर मैं यूज़ केसेस बना रही हूँ, तो जैसे आपने बोला 20,000 रुपये महीना डाल के क्या मैं वो यूज़ केस बना सकती हूँ इतना कि मैं फंडिंग उठा सकूँ. मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अगर उसके लिए एक अच्छा AI बेस्ड टूल या एजेंट बना दिया, तो क्या मैं उसको डिस्प्ले कर एज माई, जिसे बोलते हैं कि मेरा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, की एक यूजेबल मैंने प्रोडक्ट बना के क्या मैं फंड्स रेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. या जो मेरी फर्स्ट कैटेगरी वाले की कंपनी थी, क्या मैं उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और जाके उसको पिच कर दूँ कि भैया मेरे को एक्वायर कर लो या मेरे को फंड्स दे दो. आप बेसिकली ये कह रहे हो कि डेफिनेटली टेक एलिमेंट होना चाहिए हर किसी के बिजनेस में. करेक्ट. अभी 2 एडिशनल सवाल है. पहला एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है फ्रॉम अ करियर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई नो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिबेट ऑनलाइन.
ठीक है, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यार कोडर्स का टोटल वर्क रिड्यूस हो रहा है क्योंकि एआई की कोडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे कोडर्स हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं इससे। जितना मैंने जाना है कुछ कुछ एआई पॉडकास्ट को देखकर, मैं ये समझाऊं कि आप शायद कोडर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, but coders might turn into highly skilled workers who will be able to output a lot more code with the help of AI. Of course. इसी यही सेंटेंस कंट्रोवर्शियल है, मतलब इट क्रिएटेड कंट्रोवर्सी इन सोशल मीडिया। मैं बाय कर रही हूँ आपकी बात। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड आई वांट टू ब्रेक इट डाउन अ लिटिल बिट, ठीक है? तो जिन कैपेबिलिटीज़ की आप बात कर रहे हो इनको बोलते हैं को पायलट्स। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का 365 जो कि जिसका कि हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन और एक्सेल और वर्ड डॉक्यूमेंट जो हम पुराने से यूज़ करते आ रहे हैं, उसके साथ भी एक को पायलट आ गया है। उसी तरह से पाइथन और ये सो जब लैंग्वेजेस जिनमें कोड लिखे जाते हैं इनके साथ भी को पायलट्स आ गए हैं। अब को पायलट होने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद पायलट है। को पायलट होने का मतलब यही है कि आप उसे बता रहे हो कि क्या करना है और वो कर पा रहा है। कभी आप उसे थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहे हो और कभी आप उसे इंग्लिश में बता रहे हो कि क्या करना है, और वो आपके लिए आपको ऑप्शंस दे रहा है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब मैं खुद पिछले 15 साल से डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोड करती आई हूँ, तो इनिशियली मुझे भी थोड़ा इनहिबिशन था कि अरे मतलब ये तो मेरा हार्ड स्किल था जो मैंने बहुत सालों के से लर्न किया था, तो अब उसका रिप्लेसमेंट इन अ वे तो नहीं आ रहा है। बट एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग इवन दो हार्ड स्किल है, इट इज़ इक्वली अ साइंस एज इट इज़ एन आर्ट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जो सिंटेक्स होता है कि कोड को कैसे लिखना है कि एरर ना आ जाए कोड के अंदर, वो तो साइंस होता है। लेकिन कोड को डिज़ाइन कैसे करना है, कोड ऑप्टिमाइज्ड कैसे होगा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कम से कम मेमोरी के अंदर, कम से कम मेमोरी यूटिलाइजेशन में कोड वही कर दे जो मैं करवाना चाहती हूँ, या वो कोड 600 लाइन में भी लिखा जा सकता है बट मैंने 300 में सेम टास्क करा दिया। ये जो होती है ये कला है। हाँ, कौन सा डेटा लेकर आना है, कौन से वेरिएबल्स लेने हैं, जैसे कि मैं बहुत डेटा साइंस लैंग्वेज बोल रही हूँ यहाँ पे, पर कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिजनेस के लिए वो क्या मीन करता है, ये बहुत आर्ट है, ये साइंस नहीं है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि कोपायलट अभी कर सकता है। उसके लिए कोडर्स स्टिल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो शायद उनको कोडर बोल के अपने आप को ही अंडर वैल्यू कर रहे हैं। दे शुड नाउ थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज कोड आर्किटेक्ट्स और कोड डिज़ाइनर्स। मैं जब कॉलेज में थी हमें हर चीज़ का सिंटेक्स याद करना पड़ता था क्योंकि गूगल नहीं कर सकते थे। उनको अब नहीं है वो रिक्वायरमेंट, उनको ये सोचना कि और बेटर चीज़ें कैसे करें। तो मेरे हिसाब से जो आपने बोला कि उनका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे लगता है उनका आउटपुट भी बढ़ेगा बट एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और एफिशिएंट कोड्स जो कि कम मेमोरी कंज्यूम करें, स्पेशली एआई स्पेस में। ओके, मैं एंटरप्रेन्योरियल हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आइडियाज़ हैं, मुझे 10 अलग टाइप की एप्स बनानी है। मैंने ज़िंदगी में कभी कोडिंग नहीं करी है, पर मैं जानता हूँ कि मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स तोड़ है। मैं बहुत सही कम्युनिकेटर हूँ एंड व्हाट आई एम एबल टू विजुअलाइज आई एम एबल टू पुट इनटू द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं दुनिया भर जिनको कोडिंग नहीं आती है बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेंगे। क्या 1-2 साल बाद मैं खुद की एप्स बना पाऊंगा? अभी बना सकते हो 1-2 साल में, क्यों? देयर आर सो मेनी नो कोड और लो कोड ऐप क्रिएशन टूल्स जो कि आप अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से करो तो आप वो टूल्स को लर्न कर सकते हो, right? So for example, bubble.io is one of the tools that we also teach our students at Masters Union, right? And वो आप 20 घंटे में सीख सकते हो टूल। तो आप तो 10 साल 2 साल बात कर रहे हो, मैं तो 20 घंटे की बात कर रही हूँ। आप 20 घंटा आज लगाओ, आपको bubble.io से ऐप बनाना आ जाएगा। पर मुझे कुछ नहीं आता कोडिंग आपको में। कुछ आने की ज़रूरत नहीं है कोडिंग में। इट्स अ नो कोड ऐप बिल्डर। ओके, बट क्या मुझे एक सीटीओ की ज़रूरत होगी फिर उस बिजनेस में, इफ़ आई टर्न इट इनटू अ बिजनेस? सी, बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? अब सिर्फ अगर आप एक ऐप क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि ऐप का फीचर्स बहुत लिमिटेड हैं, जिसमें ऐप लेट्स से सिर्फ इसलिए यूज़ हो रही है कि कोई आया, किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करी और वो चला गया, तो फिर उस केस में आपको सीटीओ की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको वो ट्वीक करना पड़े कभी कभी ऐप, बट उसके लिए आपको एक फुल टाइम एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको उसका डिज़ाइन कभी ऑप्टिमाइज़ करना पड़े, उसके लिए आपको फुल टाइम ज़रूरत नहीं है।
बट लेट्स से अब ये बिजनेस बड़ा हो गया, ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एक टाइम पे, तो मुझे ये ऑप्टिमाइज़ करना है कि भैया उतने सारे लोगों को हैंडल कर पा रही है या ऐप या नहीं कर पा रही, मुझे उन्हीं सारे यूज़र्स का डेटा ट्रैक करना है और उनका डेटा यूटिलाइज़ करना है। उससे पहले मुझे ये समझना है कि कौन सा डेटा ट्रैक करूँ, उसके बाद मुझे ये समझना है कि इस डेटा को यूज़ करके मैं क्या क्या प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ, क्या मैं यूज़र का बिहेवियर समझ पा रही हूँ, क्या मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर मैंने ऐप का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया तो यूज़र बिहेवियर में चेंज आया है या नहीं आया। हो सकता है उस ऐप में मैं उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स लाना चाहती हूँ, तब मुझे CTO की डेफिनेटली ज़रूरत है। गेम्स बना सकता? बहुत बेसिक गेम्स बना सकते हैं, बट गेम्स बनाने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए हमें टेकीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अभी गेम्स भी जो है वो बहुत एडवांस हो गई हैं, बहुत लेयर्स पे वो विजुअल्स क्रिएट होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट अभी हमने वर्चुअल रियलिटी कंबाइन करना शुरू कर दिया है, ऑगमेंटेड रियलिटी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, तो वो वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको ये समझ में आता हो कि मूवमेंट्स कैसे होनी चाहिए। तो आप गेम, सिंपल गेम तो बना सकते हो, बट उसे एंगेजिंग बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए कि लोग एडिक्टेड रहें और खेलते रहें, विच इज़ द पर्पस ऑफ लेट्स से अ कंपनी दैट इज़ ऑपरेटिंग इन द गेमिंग स्पेस, उसके लिए आपको डेफिनेटली टेकीज़ की ज़रूरत है। जितनी गेमिंग मैंने करी है, आई नो आई कैन कॉन्सेप्चुलाइज अ गेम दैट कैन बी ग्रेट एंड एडिक्टिव। मैं इंडियन हिस्ट्री डाल दूंगा गेम में, मैं Correct. अलग अलग लेवल्स डाल दूंगा, अलग अलग वेपन्स डाल दूंगा वगैरह, पर ये सब आइडियाज़ हैं। हाउ फार आर वी फ्रॉम अ रियलिटी वेयर मेरे आइडियाज़ एज अ कंटेंट क्रिएटर एक गेम में, एक एडवांस लेवल गेम में बदले? इट विल बी एनी फॉर्म ऑफ गेमिंग, राइट, इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग गेम्स के जो लेयर्स हैं, लेट्स से आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ सेट करना है और कोई गेम है जिसकी एग्जिस्टिंग लेयर है, आप वो वाली वर्चुअल रियलिटी लेयर उठाकर उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो थ्रू एन इंजीनियर, राइट, जिसके अंदर आपको एक्चुअली उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका बेस फाउंडेशन एकदम रेडी है। आप सिर्फ ऐड कर रहे हो न्यूएंसेस, आप बता रहे हो कि लेवल अप कैसे होगा, आप ये सब ऐड कर रहे हो कि कौन से वेपन्स आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। GTA पता आपको? हाँ, GTA 6 अब रिलीज हो रही है, पर मुझे मायामी में GTA 6 नहीं खेलना, मुझे मुंबई में खेलना है। हाँ, तो आप कर सकते हो। वो तो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट लेयर है, उसको तो बहुत आसान है करना, उतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मतलब ये इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल नहीं होता है, स्टोरी लाइंस इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल होता है गेमिंग डिज़ाइन के अंदर। नुआंसेस लाना कि एक्सप्रेशन सही रहे, मूवमेंट क्लीन रहे, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि फील कैसी आ रही है जो इंसान गेम खेल रहा है उसको, राइट। द पर्सन हु इज़ प्लेइंग द गेम शुड वॉन्ट टू कंटिन्यू टू प्ले द गेम, एंड उसके लिए सिर्फ मुंबई का कॉन्टेक्स्ट देना मे बी इनफ ना हो, मे बी उसके साथ और चीज़ें करनी पड़े आपको जो कि कॉन्टेक्चुअल हो, राइट। वो सब धीरे धीरे नुआंसेस ऐड करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर वेब डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, गेम डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। बट जितना आपको अब तक पता चला है AI के बारे में, डू यू थिंक दैट रियलिटी इज़ 15 ईयर्स अवे? 2040 में घर बैठे बैठे एक 10 साल का बच्चा भी ज़बरदस्त गेम डिज़ाइन कर पाएगा? Possible, yes. I will not say that it is not possible. I think it is possible. I think we are getting younger and younger as entrepreneurs, definitely. मतलब हम अब 12-13 साल के बच्चे अपने थॉट्स को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं टूल्स में या गेम्स में, या तो डेफिनेटली पॉसिबल तो है। ओके, मैं गेम्स को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इवन इन द टेक वर्ल्ड जितने भी मेरे टेकी ब्रोज हैं वो सब मानते हैं कि कोडिंग फॉर गेम्स इज मच मोर डिफिकल्ट Yes, it is. देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कोडिंग, क्योंकि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी ध्यान में रखनी होती है। It is a combination of many things. इसमें सिर्फ वही जो हम कह रहे हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी इसीलिए हमें माइंड में रखनी होती है कि वो क्यों खेलता रहेगा कोई मेरी गेम को। उसके लिए एक ऐसा स्टेज आना चाहिए जहाँ पर इंसान जो है ना वो इनफ मज़ा आ रहा है उसको खेलने में कि वो खेलता जा रहा है, लेकिन अगर वो बहुत आसान गेम हो जाएगी ना तब भी आपका मन नहीं करेगा खेलने का। तो टू फिगर आउट कि वो कितना आपको प्रेशर रखना है, मतलब कितना रेजिस्टेंस रहना चाहिए, कि कितना डिफ़िकल्टी लेवल रहना चाहिए कि कंटिन्यू करता रहे। आपने स्टोरी लाइन बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाई, वो अच्छी बात है, बट कॉम्प्लेक्स के साथ एंगेजिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाए कि पीपल फील कि अरे कॉन्टेक्स्ट समझने में ही इतनी देर लग रही है, मेरे को खेलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। तो वो वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो वो साइकोलॉजी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो टू समराइज व्हाट यू आर सेइंग,
बेसिकली सच ये है कि यस, अगर आपके दिमाग में कोई ऐप का आइडिया है, कोई टेक प्रोडक्ट आइडिया है, जो हम कहते हैं कि MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एटलीस्ट वो आप जनरेट कर सकते हो. हाँ, मेरे ओपिनियन में वो अब एट दिस स्टेज कोई भी जनरेट कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो जिसमें कुछ हार्डवेयर है जो मैं नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है. मैंने कुछ बनाना है, लेट्स से मुझे कुछ ऐसा टूल बनाना है जो कि लोग वेरेबल जो पहने और कुछ वो ट्रैक करेगा. अब मैं वो किस तरह का डेटा ट्रैक करेगा और उस डेटा से मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो शायद मैं सिमुलेट करके फिर भी दिखा सकती हूँ MVP में. ये बनाना शायद मेरे लिए डिफिकल्ट हो एज अ किड, एज अ 10-15 ईयर ओल्ड किड. ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ना एक्चुअली बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज हुआ करता था टेक वर्ल्ड में कि इन्वेस्टर्स के पैसे के बिना कैसे बनाए. ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था बहुतों के लिए. एंड बहुतों की टेक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यहीं रुक जाती थी कि यार पैसे ही नहीं है MVP बनाने के लिए. तो एटलीस्ट अब AI के थ्रू आप वो MVP बना सकते हो और इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो. एंड इफ इट्स अ गुड इन्वेस्टर, वहीं आपको एक CTO दिलवा देंगे, वहीं आपको अपने खुद के नेटवर्किंग में हेल्प कर देंगे. मतलब माय थॉट इज अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और आपके पास टाइम है ना, मतलब आप बच्चे हो, तो अपने MVP से भी पहले आप एक फर्स्ट पेचेक चैलेंज करो अपने साथ. Bring yourself one paycheck through the skills that you have developed, whether they are AI skills, largely AI skills, but also entrepreneurial skills, आपकी हसल. उसके बेसिस पे एक पेचेक लेके आओ, जितना मर्जी छोटा पेचेक हो, and then start to develop and try to bring that paycheck from the space जिसमें आप entrepreneurship करना चाहते हो. Correct. Okay. Do an internship basically, but get somebody to pay you for that internship. Real world experience. Real world experience in the same domain that you want to build in will do wonders to your journey. Okay, ये एक एस्पेक्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन. एक और एस्पेक्ट है जिसे रैपर्स कहा जाता है. WRAPPERS, रैपर्स. रैपर्स होते क्या है, ये बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एन AI एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्वर्सेशन नाउडेज इन द टेक वर्ल्ड. तो ये समझिए कि रैपर्स होते क्या है. In which context do you want me to explain? Whatever you feel. किसी ने शब्द सुना भी नहीं है जिंदगी में. Okay, so a rapper is essentially when you create a graphic user interface or like a software layer on top of your existing AI tools. So let's say ChatGPT हमने लिया, तो टाइपिंग माइंड करके जैसे एक रैपर है, राइट. टाइपिंग माइंड पर्सनल असिस्टेंट है. हम EAs की बात कर पाए थे. तो वो बिजनेसेस कैसे बिल्ड होते हैं, वो बिजनेसेस एसेंशली इन एग्जिस्टिंग टूल्स को यूज़ करके, पेड वर्जन्स को यूज़ कर अपना एक वर्जन बना देते हैं जो कि हम एंड यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उस टूल के लिए पे करते हैं. जैसे कि Copy.ai है अब कंटेंट क्रिएशन के लिए, आप उसके अंदर अपने ये आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, बट वो यूज़ ChatGPT को ही करता है. एट द बैक एंड ChatGPT यूज़ हो रहा है, बट उसका GUI आपके लिए बहुत डिफरेंट होगा. तो ये आपका AI एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस में एक टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रही है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग फाउंडेशनल मॉडल के ऊपर हम रैपर्स बनाकर उसको एज अ टूल सेल कर रहे हैं. यहाँ बस खुद की क्रिएटिविटी लगानी है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स अप्लाई करने हैं. करेक्ट, एब्सोल्युटली. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर स्किल्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हम कुछ स्पेसिफिक डेटा ही बोरो करना चाहते हो, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि कौन से डेटा पे बेस करना है, तो वो नहीं बता पाएंगे अगर हम सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं. तो आर्किटेक्चर स्किल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली आर्किटेक्चर स्किल्स में क्या होता है, डेटा आर्किटेक्चर ये डिटरमिन करने की कोशिश करता है कि हमें किस टाइप का डेटा कैप्चर करना चाहिए, उसे किस फॉर्म में कैप्चर करना चाहिए, मैं उसे किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. बट ये आप वो GPT को कहते कैसे हो? ये हम GPT को नहीं कहते हैं. जब हम उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर की लेयर बना रहे होते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि इस पीस को प्रायोरिटाइज करना या इस तरह के कंटेंट को प्रायोरिटाइज करना. तो एक रैपर बेस्ड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीड AI आर्किटेक्चर्स. यू नीड बेसिक AI आर्किटेक्चर स्किल्स एंड वेरी गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स. ये बेसिक AI आर्किटेक्चर स्किल्स ये बेसिक AI आर्किटेक्चर स्किल्स को सीखने के लिए आप बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करता है. जैसे ChatGPT के खुद के डॉक्यूमेंटेशंस एग्जिस्ट करते हैं कि अगर आपको इसके ऊपर रैपर्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे. बहुत सारे
चैट जीपीटी इज़ वंडरफुल इन दिस रिगार्ड कि वो आपको हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन देता है. तो अभी तो ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज किसी ने नहीं करे हुए, वो भी इन डॉक्यूमेंटेशंस पे रिलाई करके लर्न करते हैं कि अरे मैं रैपर कैसे क्रिएट करूँ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक हो. एंड आई एम टॉकिंग बिग कॉर्पोरेट्स ऑल्सो. ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितना टाइम लगेगा टू लर्न दिस आर्किटेक्चरल स्किल? अगर बहुत दिल से करें, बहुत दिल से, और सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि हम MVP बना पाएँ, तो रफली 1 से 2 महीना, राइट. अगर हम इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को कि हम अपने स्कूल के या कॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो हो सकता है 3 महीना. वाओ, इट्स नॉट दैट मच. इट्स नॉट दैट मच एट ऑल. इट्स नॉट दैट मच. ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है रियल वर्ल्ड बिजनेसेस के जिन्होंने रैपर्स बना के बेचे हैं फॉर अ लॉट ऑफ मनी? Copy.ai फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इज़ वन, जिसमें कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज़्यादा एंटिसिपेटेड नहीं था बट काफ़ी ज़्यादा हाई रह रहा है. रैपर्स टिपिकली बहुत सारे एजुकेशनल रैपर्स बनाकर उन्होंने कॉलेजेस को बेचे हैं. बहुत सारे कॉलेजेस वाह. यूज़ करते हैं एजुकेशनल रैपर्स बना के, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने एक रैपर क्रिएट कर दिया था जिसमें कि वो चैट जीपीटी टाइप कॉन्वर्जेशन ही करता था बट हमारे एक प्रोफेसर की टोन में. तो अगर हमारा प्रोफेसर गाली देता था तो वो रैपर भी गाली देता था. दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो देयर आर सम इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देयर फॉर श्योर. आई जस्ट होप कि ऑडियंस ये समझ पा रही है कि कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. अभी ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है. मतलब अगर जिस समुंदर अभी बाकी है, अभी तो बाल्टी भर निकला है, वैसे वाला है. यार, अगर 3 साल पहले किसी ने मुझे बोला होता ना, वुड हैव बिलीव्ड दैट दिस वुड हैव बीन अ रियलिटी. इतने सारे यंग लोगों को पैसे कमाने हैं, बहुत कम लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं. आई जस्ट होप दिस पॉडकास्ट रीचेस एज मेनी पीपल. या एंड आई थिंक वो 3 इडियट्स वाली फिलॉसफी करके चलो कि मतलब स्किल सीख लो, तरक्की तो मिल जाएगी. मतलब ये इतना ट्रांसफरेबल स्किल है ना AI. लेट्स से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया और मैं फेल कर गया एंटरप्रेन्योरशिप पे, लेट्स से नहीं बना पाया कुछ, बट अगर मैंने वो स्किल्स एक्वायर कर लिए ना, वही स्किल्स विल हेल्प मी फाइंड अ जॉब एंड प्रॉबेबली अ वेरी गुड जॉब ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर भी तो उतना ही डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है. तो आई थिंक इसको यूज इट एज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़ कि अरे भैया फेल हुए तो फेल हुए, कोई बात नहीं. What I learn out of it, what I take out of it can help me find a job. तो पिछले पॉडकास्ट में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ब्रेक डाउन करा था, एंड दैट्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर AI स्किल्स आई फील. हाँ, मतलब AI लिटरेसी के ओवर जब आप स्किल बिल्डिंग पे जाते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द वन. अभी हमने ये AI आर्किटेक्चर की स्किल के बारे में थोड़ा सा बात की, बट इसे सीखने के लिए आपको GPT की हेल्प लेनी पड़ेगी. हाँ, GPT के डॉक्यूमेंटेशंस की या किसी भी और जो भी आप फाउंडेशनल मॉडल यूज़ करना आते हो. वो आपको याद होगा हमने लास्ट कॉन्वर्जेशन में बोला था जैसे कि ग्रॉक के स्पेसिफिक यूज़ केसेस बहुत अच्छे हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. वो इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लोग उसके ऊपर ना कुछ बना नहीं पा रहे हैं जो कि वैल्यूएबल हो क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. बट चैट GPT के ऊपर पता नहीं हज़ारों ऑलरेडी बन चुके हैं रैपर्स, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा अवेलेबल है तो लोग बना पा रहे हैं. और कौन से चैटबॉट्स इस कैटेगरी में जहाँ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है? अभी डीपसीक की डॉक्यूमेंटेशन भी डिसेंटली डन है, जेमिनाई की भी डिसेंटली डन है, सबसे अच्छी चैट GPT की है. ओके, मूविंग ऑन. हम वो करियर प्रोस्पेक्ट्स को ब्रेक डाउन कर रहे थे, राइट. तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप किया हमने. हाँ, यू स्पोक अबाउट ओल्डर एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग. करेक्ट. जो लोग जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं, एक AI एलिमेंट होना ही चाहिए उनके बिजनेसेस में. करेक्ट. वो एलिमेंट क्या है? पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही पता करो, AI को ही पूछो कि यार मैं क्या करूँ, फिर ये डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट में घुसो. हाँ, मतलब अगर आपको बहुत टेक स्पेसिफिक रहना है तो ट्राई टू गो लो कोड, नो कोड और AI फर्स्ट, एटलीस्ट इन क्रिएशन ऑफ योर MVP. अगर आपको टेक सेवी नहीं भी रहना है, अगर आप टेक प्रोडक्ट नहीं भी बना रहे हो, तो एक्चुअली आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो ऑन हैविंग एन AI स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ. ओके, एनी अदर एस्पेक्ट्स जो आप ऐड करना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स की प्लेबुक के लिए? देयर इज एक्चुअली सो मच दैट यू कैन ऐड. मतलब जनरली एंटरप्रेन्योरशिप के अपने स्टेजेस होते हैं. आपका आइडिएशन स्टेज हो गया, आपका MVP स्टेज हो गया, आपका GTM जो कि गो टू मार्केट स्टेज हो गया, आपका मार्केट फिट हो गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, एंड देन यू डू अ बेसिक लॉन्च, राइट.
हर स्टेज में AI आपका हेल्प कर सकता है. तो सिर्फ नॉट जस्ट फर्स्ट स्टेज. सपोज आपका विल है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है बट ये नहीं पता कि कहाँ बनना है, पूछो ना जेमिनाई से या चैट जीपीटी से कि व्हाट इफ आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन रिन्यूएबल एनर्जीज, what kind of problems can I solve? Please give me a game plan and understand I'm not a hardworking person. Therefore, chalk out 2 hours of my day every day and you coach me to become a great entrepreneur in renewable energy. As I said, it is very good to structure your thoughts. So use one of those tools that I spoke about which are better at structuring. Like ऐसी चीज़ के लिए maybe Perplexity or Gemini would give you a much better, more specific response than ChatGPT would give. But go ahead and do that, right? Okay. Can we move on from entrepreneurship? Yes. So let's do corporate. हाँ. Okay. So corporates at present are very bullish on AI, especially in India. तो अभी एक recently study हुआ था जहाँ पे AI adoption understand करने की कोशिश करी गई थी in corporates in a particular country. India was the highest there. तो 59% of corporates that existed in India, they said that, you know, we are very bullish on AI and हमें adopt करना है. This was actually more than American companies, more than Singapore, more than Malaysia, etc. Right? Let's break down corporate careers also into 2 parts. Okay. जो लोग अपने 20s में और जो लोग 30s एंड अबव में. पहले 30s एंड अबव के लिए ये यूजेज ऑफ AI एट द वर्क प्लेस, इसके बारे में बताइए. आई फील कि इस एज ग्रुप में एक्चुअली वो थोड़ा सा फियर है क्योंकि ये एक बहुत नई स्किल है वगैरह वगैरह. व्हाट्स योर एडवाइस? बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए. I think my most practical advice would be first try to focus on something that can save you time and make you more productive. जब आप ये देखोगे ना कि मेरे को जो मेरा टास्क ऑफ द डे था वो करने में जिसमें मुझे 8 घंटा लगता था, अभी मुझे 7 लग रहा है, वो 1 घंटा जो आपका डिफरेंशियल आएगा ना दिन का, जो कि शायद आप घर पे यूज़ कर सकते हो, शायद आप कोई और स्किल लर्न करने में यूज़ कर सकते हो, शायद आप कुछ पैशनेट हो वो चीज़ करने में सकते हो, या बस बैठ के चिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो. वो 1 आवर आपका एप्रीहेंशन को थोड़ा कम करेगा कि मेरे को क्यों ये यूज़ करना चाहिए वर्सेस नहीं करना चाहिए. मोस्टली अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, थोड़ा सा भी कॉग्निजेंट कि आप अपना कहीं डेटा शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा शेयर नहीं कर रहे हो, बट लार्जली कोई मीनियल टास्क है, मुझे ईमेल लिखना है, ठीक है, मुझे ईमेल लिखना है, मेरे को ईमेल में 4 चीज़ हाईलाइट करनी है, कोई मुझे स्ट्रक्चर करके दे दे, ईमेल मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाए, वो आप करा सकते हो. मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, वो आप करा सकते हो. मुझे ग्रामर चेक करनी है, वो आप करा सकते हो. इतने ही लेवल से अगर आप स्टार्ट करोगे तो भी यू विल बी एबल टू बिल्ड ऑन बिकॉज यू विल बी सेविंग टाइम. राइट? मैंने खुद कॉर्पोरेट जॉब कभी नहीं किया. मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तरक्की देखी है. एंड द हार्श ट्रूथ इज दिस. उन्होंने कहा कि अगर प्रमोशंस चाहिए तो ऑलवेज डू मोर देन यू आर आस्क्ड टू डू. एंड सेकंड, वो थोड़ी सी ह्यूमन पॉलिटिक्स की गेम खेलनी होती है. वी कांट कवर दैट एस्पेक्ट. वो आपके पीपल स्किल्स पर बेस्ड है. बट ये जो पहला वाला फैक्टर है कि एक्सीड व्हाट इज आस्क्ड ऑफ यू, यहाँ AI का यूज हो सकता है. आपके पास अब 1 घंटा एक्स्ट्रा आ गया ना, उसमें आप 1 और 2 दोनों कर सकते हो. राइट? आप जब ओवर डिलीवर करते हो ना, आपका बेंचमार्क चेंज हो जाता है. तो ओवर डिलीवरी में भी ये प्रॉब्लम होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली रीआइट्रेट करना पड़ता है. राइट? अब अगर मैं AI को यूज़ कर कोई चीज़ या तो जल्दी कर सकती हूँ या बेटर कर सकती हूँ, तो आई शुड डू इट as long as there are no norms or rules against it in my organization. Right? Because स्ट्रैटेजी हमें क्या बोलती है कि मुझे हमेशा एवरेज से बेटर रहना चाहिए, तब मैं सक्सीड करता हूँ. तो आपको एवरेज से बेटर रहने के लिए सारे लोगों के पास सेम AI अवेलेबल है. राइट? So you have to constantly understand what tools to use so that I can do better than others. पिछले पॉडकास्ट में हमने डीप रिसर्च की बात नहीं करी है. झट से बता दीजिए डीप रिसर्च क्या है इन द वर्ल्ड ऑफ AI. ये पूरा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वाला साइड. राइट? एंड इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीप रिसर्च भी आ जाता है, विच इज़ जस्ट देन लुकिंग एट अ लॉट ऑफ डेटा एंड सिंथेसाइजिंग इनसाइट्स. क्योंकि एक तो चीज़ है कि मेरे पास बहुत डेटा है और एक कोई टूल है, बट एक और चीज़ है कि मेरे को उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स अ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सबके अपने कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं. राइट? उनके कुछ बिजनेस गोल्स हैं, उनके कुछ प्रोसेसेस और SOPs हैं जो सेट हैं. विद इन दैट, अंडरस्टैंडिंग दैट, can I translate a business problem
into an analytical problem, solve this analytical problem relying on AI, right? And then throw back business insights that can help me do better. जब ये वाले स्पेस में आप चले जाते हो ना, then you're unstoppable, I feel, in corporate. ओके, दो चीज़ें कहना चाहूँगा. पहले तो ये कि चैट जीपीटी में डीप रिसर्च की ऑप्शन है. इन सम केसेस अगर आपने बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स दिए जीपीटी को कि मुझे इसके बारे में बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इन एंगल से बताओ, वगैरह वगैरह, लंबा एक खींच के प्रॉम्प्ट दे दो जीपीटी को, पुट द डीप रिसर्च ऑप्शन ऑन, आउटपुट देने में शायद टाइम लगेगा, 1 घंटा, कभी कभी 3-4 घंटे लगते हैं. बट अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और अच्छा प्रॉम्प्ट है तो आपको आउटपुट भी बहुत तगड़ा मिलेगा. अभी उस आउटपुट को पढ़ के आप अपना खुद का दिमाग लगाओ एंड प्रेजेंट इट एट योर वर्क प्लेस फॉर बेटर रिजल्ट्स इन योर करियर. दैट्स व्हाट आई मीन. ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो. हाँ, ऑफ कोर्स, राइट. 3-4 साल पहले अगर इसी लेवल का काम करना था, this whole process would have taken you a week to study, research, Yeah, of put course. together data. See, I'll give you an example, right? It's a very personal example to me. When you do your PhD, technically, आपको कुछ 6-8 महीने लगते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढंग से स्ट्रक्चराइज करने में कि एग्जैक्टली मैं क्या जानना चाहती हूँ और मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँगी टू द फील्ड ऑफ नॉलेज, राइट? अब AI की प्रेजेंस में लोग वो 1 हफ्ते के अंदर कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि वो डीप सर्च करते हैं एंड बहुत मीनिंगफुल आउटपुट आ पाता है. एंड कोई नहीं कह रहा कि आप उस आउटपुट को कॉपी पेस्ट कर दो, बट अगर मेरे पास 10 ऑप्शन आए हैं, it's almost like somebody very intelligent sitting with me and throwing ideas at me, right? I can evaluate whether one of those ideas is a good idea or not. I can develop it deeper. I can do more research as follow-up. I can add my creativity to it. I can add my intelligence to it. But मुझे जो वो आइडिया क्रिएशन और जो इनिशियल सर्च वाले एलिमेंट्स है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो गए हैं. मतलब आप शायद उतनी जल्दी अपने घर में पड़ी हुई बुक्स के थ्रू चीज़ें सर्च नहीं कर सकते हो जितना जल्दी आप वहाँ पे कर सकते हो. Okay. So effectively for corporates, it's if you want, like for example, आप अभी हमने ML इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट वाले साइड पे बात नहीं करी है, बट इफ़ यू आर अ मशीन लर्निंग पर्सन, राइट, एंड यू नो हाउ टू वर्क विद एल्गोरिदम्स, एंड उसमें आपने को-पायलट ऐड कर दिया जो कि हम बोल रहे थे कि कोड बहुत अच्छा लिखता है, तो आपकी लाइफ काफ़ी सेट है. मतलब you're able to then just solve business problems one after the other, right? And it keeps you completely employable. You'll never be scared कि अरे मेरी जॉब कहाँ चली गई, right? key factor. Very key right now with the economic situations that we have and how much the West influences corporates even in offshores like ours or center of excellence as ours. It's very important to ensure that your skill level is always at a place where nobody younger or like sort of nobody who's much lesser experienced than you can replace you, right? And so you have to continue to learn, even evolve. Please add to what I'm saying if you feel what I'm saying is incomplete. अगर आपको एक कॉर्पोरेट करियर में ग्रोथ चाहिए आने वाले 10 सालों में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट AI लिटरेसी पर काम करो. ये खुद में एक सब्जेक्ट है एंड इट्स अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट क्योंकि AI इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. करेक्ट. सेकेंड, आप पीपल स्किल्स पर काम करो क्योंकि दैट इज रेलिवेंट फॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री, एवरी सिंगल करियर. ह्यूमन पॉलिटिक्स का एक एलिमेंट रहता है कॉर्पोरेट करियर्स में भी. एंड थर्ड, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो क्योंकि वन, इट विल हेल्प यू इन योर वर्क प्लेस, बट टू, आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स बढ़ेंगे विथ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स इन द फर्स्ट प्लेस. हाँ, मतलब just to add on to that, अभी the way they are now transforming even ChatGPT etc. is to say कि even if somebody does not know the right language, even if English is not their first language and they actually put a prompt, the AI is working equally hard to understand where you're coming from. So if you make even 30% of the effort, the remaining 70% of the effort will be made by the AI itself, right? Because it genuinely believes that user क्या चाहता है वो figure out करना मेरी responsibility है, right? And because उसका पूरा algorithm ये करना चाह रहा है कि भैया मुझे जानना है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो अपनी तरफ से पूरा hard work करेगा. You have to just do the additional hard work. I think
just to add to your point, आपने 3 या 4 जो points add करे, I think the other last point is always be very aware of your business. Even if you think I'm just an analyst in a big organization, मेरे को क्या profit loss statement से मतलब है, that's not true. Everything in corporate turns into dollar value. So figure out हर एक problem, छोटी से बड़ी problem जो आप solve कर रहे हो, उससे associated dollar value क्या है और वो chain में कहाँ पर आप impact create कर सकते हो. Because that's also another way you show that I am an invaluable employee of your company, where you know I know where the money is flowing. बेसिकली ये सब चीज़ें करके आप अपने बॉस को कह रहे हो, देखो अगर आपको पैसे कमाने हैं, यू कांट टेक मी आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से कंपनी पैसा कमा रही है. ओके, मूविंग ऑन टू द फाइनल चैप्टर. आई थिंक क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को आपने हाईलाइट किया. Public thing also, like government employees, etc. So I think in addition to all the improving productivity bit and all, government की तरफ से इंडिया में बहुत ज़्यादा push है अभी towards AI driven things, right? So a good understanding of what all AI is capable of doing. India has now finally come to a place where we are very good with public-private partnerships now, right? So India का AI ecosystem, जैसे चाइना का centralized था और अमेरिका का बहुत privatized था, इंडिया का बहुत public-private run है. तो हमारी government policies set करती है और change making perspectives देती है, और private players जो है उसके अंदर jump in कर अपना part play करते हैं. जैसे कि महाकुंभ के टाइम पर they did a lot which had AI involvement in it. So even if you are a government employee, and I have some in my family, they had to really have an understanding कि भैया ड्रोन्स कैसे काम कर रहे हैं, ये डेटा कैसे कैप्चर हो रहा है. अगर 2300 AI enabled कैमराज लगे हैं टू डिटेक्ट कि कहाँ पर लोगों की डेंसिटी बढ़ रही है, तो उस डेटा का मैं क्या करूँगा, मैं कैसे यूज़ करूँ उसको बेटर मैनेज करने में. अगर उसका जॉब सिर्फ उतना भी है कि मुझे क्राउड मैनेजमेंट करना है, मैं कैसे क्राउड मैनेजमेंट करूँ. बैंगलोर में अभी उन्होंने स्टार्ट किया ट्रैफिक मैनेजमेंट यूजिंग AI, राइट, बिकॉज वी ऑल नो हाउ बैड द बैंगलोर ट्रैफिक इज. सो इवन इफ आई एम अ पब्लिक सेक्टर employee, more and more we are seeing that there is at least this overlap that we are having, where AI is touching some of the work that I do, some of the decision making that I do. Maybe जैसे corporates के लिए the data they say is कि 40% jobs already AI touched हैं. Maybe it's not that high a number right now for the public sector, but it's likely to go up because governments have now started to work with a lot of private players in order to execute कि भैया हम formulate करेंगे, हम आपको ideas देंगे, हम strategy बनाएंगे, execute आप करो, right? So all of those places. And then creative field, of course, there is a lot that has been happening in that space as well. So if you're a creative person who's not really looking to be very entrepreneurial, so you just want to create a product, like let's say even for joy, right? Let's say I'm somebody who likes writing poetry for joy, right? You don't have to just convert it into a business also, but of course there are business elements there. There are very, very specific tools such as Copy AI for content creation, but also the foundational tools have a lot of place where they have democratized in a way access, right? पहले शायद क्योंकि रणवीर के पास एक बहुत ही अच्छी टीम थी एडिटर्स की, रणवीर ही सिर्फ अच्छी एडिटिंग कर पाता था, बट अब शायद नंदिनी भी आकर एक AI टूल के बेसिस पे अपनी एक बहुत अच्छी एडिटेड यूट्यूब वीडियो बना सकती है, बिकॉज नॉइस भी उस टूल ने रिड्यूस कर दी, लाइट भी उस टूल ने ऑप्टिमाइज़ कर दी, कहीं पे स्टॉप वर्ड्स मैं कर रही थी वो भी उसने डिटेक्ट कर उसको एडिट आउट कर दिया. तो अभी क्या हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो रही है फील्ड, क्रिएटिव फील्ड स्पेशली कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग. अगेन गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट कॉन्वर्जेशन कि हम एथिक्स ऑफ किसका क्या काम है वो माइंड में रखेंगे, एंड किसकी ओनरशिप है और किसका कंसेंट है या नहीं, वो माइंड में रख के देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टूल्स दैट आर एबल टू हेल्प यू आउट. ऐसे एक बहुत की क्वेश्चन जो अब तक दोनों एपिसोड में नहीं पूछी है आपसे, AI एजेंट्स क्या होते हैं? AI एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग AIs अभी एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको एक इन्वायरमेंट में प्लेस कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करने के लिए, जिसके अंदर हम, जो आपको याद है हमने इतनी बार बात करी कि भैया एक हमें जहाँ पहुँचना है, जो हमारी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जहाँ पर हमें पहुँचना है, उसकी जर्नी हमने शुरू कर दी है.
AI एजेंट्स वो जर्नी है जो हमने शुरू करी है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि तुम कुछ डिसीजन ले सकते हो क्या, नोइंग कि आपके पास चैट जीपीटी का एक्सेस है, नोइंग कि आप एक इन्वायरमेंट में प्लेस्ड हो, क्या आप कोई एक डिसीजन ले सकते हो या नहीं. जैसे कि अलेक्सा का भी न्यू वर्जन दे आर लॉन्चिंग विच इज़ सेइंग कि यार देखो, अलेक्सा पहले नैरो AI था, सिर्फ आपसे बात करता था, मतलब वो आपके सिर्फ वर्ड्स पढ़ सुनता था, ट्रांसलेट करता था, फिगर आउट करने की कोशिश करता था इंटेंट क्या है. आपने बोला प्ले अ सॉन्ग, उसने प्ले सुना, उसने अपने रिपोजिटरी से सॉन्ग प्ले कर दिया. तो पहले इट वॉज नैरो AI. देन अ लॉट ऑफ sort of versions later it became generative in a way कि उसके बैकएंड पर एक GPT मॉडल लाइक रन करता था एंड उसके बेसिस पे भी वो आउटपुट दे पाता था, जेनरेट करके वर्बल आउटपुट. दैट वाज जेनरेटिव. बट नाउ वी वांट टू मूव फर्दर एंड से कि क्या वो कोई डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है. मतलब कि अगेन थिंग्स लाइक क्या वो बुकिंग कर पा रहा है जो मैं उससे करवाना चाहती हूँ, क्या मैं उससे बोल पा रही हूँ अलेक्सा कॉल दिस पर्सन एंड से दैट आई एम रनिंग लेट बाय 15 मिनट्स, बट उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया तो अलेक्सा ने एज एन आउटपुट क्या किया. तो अब वो खुद से कुछ डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है. उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ टिपिकली AI एजेंट्स. व्हेन यू प्लेस एन AI इन एन एनवायरनमेंट एंड after reading the environment, after understanding all that can happen in the environment, the AI agent tries to take a decision. फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वुड यू से कि मेरी जिंदगी में एक AI एजेंट एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का काम कर सकता है बेस्ड ऑन डेटा ऑफ कंटेंट? हाँ, कर सकते हैं. तो इफेक्टिवली इज एन AI एजेंट अ बॉट जिसे आप ट्रेनिंग देते हो कि यार देख मुझे ये चाहिए मेरे इंडस्ट्री में? नॉट जस्ट ट्रेनिंग देना, क्योंकि वो तो प्रिडिक्टिव हो गया. अगर मैंने सब कुछ बता दिया, ये तो अगर मैंने आपको बता दिया ये पिक्चर देखो और बताओ ये बिल्ली है कि नहीं है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ढूंढो पूंछ कहाँ है, ढूंढो कान कहाँ है, ढूंढो विस्कर्स कहाँ हैं. दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम पहले वहाँ पर थे जहाँ पे दिस इज़ वेरी रूल बेस्ड. फिर हम सेकेंड स्टेज पर यहाँ पे आए जहाँ पे हमने उसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स दे दी, 1000 फोटोग्राफ्स दे दी बिल्ली की, और बोला कि भैया जो भी ऐसा दिखता है वो बिल्ली होता है. फिर हम और आगे आ गए उस स्टेज पे जब हमने बोला कि यार तू बना दे बिल्ली कैसी दिखती है, ऑल दैट यू नो. अब हम और ज़्यादा आगे जा रहे हैं थोड़ा सा उसमें, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी भी. हम उसे हार्ड कोड करके रूल्स भी दे सकते हैं, हम उसे और चीज़ें भी बता सकते हैं, बट ऑल्सो वो सेल्फ लर्न भी कर सकता है. जैसे कि वो आपकी ही यूट्यूब की वीडियो को देखकर ये बता सकता है कि शायद जब मैंने ये वाला थंबनेल ना लेके दूसरा थंबनेल लिया था ना तो बेटर लोग मतलब क्लिक कर रहे थे, तो अब मैं ये वाला कर लेता हूँ. तो उसने अपने आप से A/B टेस्टिंग कर लिया इन अ वे. एग्जाम्पल दे सकते हो आप AI एजेंट का? AI agents, Alexa AI is for example an example. Claude AI is an example. These are all examples of AI agents. क्या right करता है now. क्लॉड? Claude can do a lot of things. Firstly, right? Claude was started by people who were researchers in OpenAI and kind of drifted away, right? And Claude का basic sort of जो स्ट्रक्चर है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके. अब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, ऑडियो विजुअल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है. बट द एबिलिटी दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इन क्लॉड इज़ कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और थोड़ा सा ज़्यादा एथिकल हो सके. मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी हाई रहे, प्रिवेसी कंसर्न्स ना रहे, कोई ऐसा डेटा वो नहीं ले रहा है जिसकी उसके पास परमिशन नहीं है लेने के लिए. अ लॉट ऑफ दीज फाउंडेशनल AIs आर ऑल्सो गेटिंग इन दैट डायरेक्शन. Claude just happens to be one that was built on those fundamental principles. Is it a rapper? No, Claude is foundational in a way. It is not really a wrapper. It's not built on top of something. Claude is what you build something on top of. तो वुड यू से कि क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली, बट किसी भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत की प्रॉम्प्ट ये रह सकता है कि यार ये देखो ये मेरा जॉब है, ये मेरे जॉब रिक्वायरमेंट्स है, मैं मेरे जॉब में ये करता हूँ, ये मेरे सारे टास्क हैं. अब इस प्रॉम्प्ट के साथ हे चैट GPT, हे जेमिनाई, जो भी आप प्लीज़ लिस्ट आउट कीजिए कि बेस्ट एजेंट्स कौन से हैं मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड. करेक्ट. हे प्रभु मेरी मदद करो. इट्स बेसिकली दैट, राइट? इट्स लाइक
नॉट जस्ट एजेंट्स, आप उससे पूछो कि मैं कौन सी चीज़ें स्किल्स डेवलप करूँ, आप उससे ये पूछो इज़ देयर एन AI फॉर इट, राइट? आप उससे ये पूछो कोई रैपर्स हैं जो बेटर करते हैं, आप उससे ये पूछो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक फाउंडेशनल टूल है जो शायद मेरे यूज़ केस के लिए बेटर करता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भैया ग्रॉक बहुत बेटर करता है अगर आपको सोशल मीडिया एनालिसिस करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, SEO ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो अगर मेरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है और उसके लिए कोई फाउंडेशनल मॉडल बेटर करता है तो वो कौन सा मॉडल है, राइट? अगर मैं एक स्टेप और पीछे चली जाऊँ तो अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं है, जो कि हम न्यू लोगों की बात करें, आप अपने CVs AI से बनवा सकते हो। आप आपने कोई जॉब देखी किसी पोर्टल पे, आपको लगता है ये जॉब मेरे लिए अच्छी जॉब है, आप AI को वो फीड देकर बोल सकते हो कि कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे में नहीं है इस जॉब के लिए, या कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे में हैं जिन पे मैं इंटरव्यूज़ में फोकस कर सकता हूँ। आप कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रेप कर सकते हो उसकी वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ AI नाउ। गॉट इट। ये शायद 2025 के 2 सबसे यूजफुल पॉडकास्ट हैं, बट जो लोग करियर ग्रोथ के लिए हंग्री है उनके लिए। करेक्ट। करियर ग्रोथ के लिए हंग्री हैं और थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं, एम्प्लॉयबल रहना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं। दैट्स माय या इन 2 पॉडकास्ट के बाद ऐसा लगा है कि काश आप मेरे प्रोफेसर होते नंदन। बट दैट्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ पॉडकास्टर कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आपके प्रोफेसर बन जाते हैं। सो थैंक यू, विशिंग यू मोर लक, मोर सक्सेस। आई जेन्यूनली फील कि आप जैसे लोग भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। Just glad to be putting your voice out there more. थैंक यू सो मच। Hope to see you soon and thank you for all the knowledge. थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। Remember, check out Dr. Nandini's work at Masters Union. We've linked all the details down below. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे लोग हैं भारत के असली हीरोज, भारत के असली सेलिब्रिटीज़। ऐसे ही लोगों की वजह से देश एक्चुअली आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल थिंकिंग एक कॉमन चीज़ हो जाए, AI ओरिएंटेड थॉट प्रोसेसेस कॉमन हो जाए, तब देश तरक्की करेगा। India needs more people like Dr. Nandini. Make sure you support her. All her links are given down below. And until next time, thank you. Lots of love. Jai Hind.